नमस्कार। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत के सबसे बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज के चलते बहुत तनाव पैदा हो गया है और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के हुक्मरान कांप रहे हैं। उनके जनरल्स को नींद नहीं आ रही है क्योंकि पाकिस्तान इसमें बहुत बुरी तरह से फंस गया है। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसमें जल, थल और वायु सेना तीनों शामिल है। इसको त्रिशूल नाम से नवाजा गया है इस एक्सरसाइज को। अच्छा, ये सरक्रीक से लेकर जैसलमेर तक, मतलब इस वक्त जो स्थिति है, आपने सरक्रीक का नाम सुना होगा। मैं इस वीडियो में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि सरक्रीक है क्या, और इसके लिए बाकायदा नोटम भी जारी कर दिया गया है, यानी सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। हवा में, यानी जब विमान उड़ेंगे तो उनके लिए एक नोटम जारी किया गया है, और ये नोटम भी क्या होता है इस बारे में भी आपको बताया जाएगा। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पीयूष जोशी शामिल हैं। पीयूष जोशी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, जियो पॉलिटिक्स में अच्छा खासा दखल रखते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, तो हमने इनको अपने चैनल पर इन्वाइट किया है। पीयूष, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आदरणीय पांडे जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फिर से अवसर दिया अपनी बात रखने का, और आपके सभी राष्ट्रवादी दर्शकों को, टीपी एक्सप्रेस न्यूज के सभी राष्ट्रवादी दर्शकों को मेरा प्रणाम। पीयूष, तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रही है, इसको लेकर तो बड़ा पैनिक है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर पैनिक तब है जब पाकिस्तान ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट पर बहुत बुरी तरह से इंगेज है, बहुत बुरी तरह से इंगेज है। और यहां भारत ने जल, थल और वायु सेना तीनों को इसमें शामिल किया है। अच्छा, खबर यह भी मिल रही है कि पाकिस्तान ने भी नोटम जारी कर दिया है। तो ये क्या बला है, क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है एक बार फिर से? जी पांडे जी, शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज के जो विषय हैं, एक तो आपका सरक्रीक का मुद्दा है पूरा, वो क्या है वो आपके दर्शकों को मैं सिंपल तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि सरक्रीक का जो ये पहलू है, इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनके कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ में भारत कैसे मजबूती से अपने पक्ष को रखता है सरक्रीक को लेकर, वो मैं बताऊंगा। दूसरा, फिर हम लोग नोटैम पे आएंगे, और नोटैम का जो ये पूरा का पूरा जो ये मसला है, ये ऑपरेशन सिंदूर से जो पाकिस्तान जो डरा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जो 1.0 हुआ, क्योंकि अभी जैसा कि कहा गया है कि खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, अभी भी हमने बस पॉज किया है, भारत की सरकार ने उसको पॉज किया है। इससे जो पाकिस्तान में पैनिक है, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और क्या चल रहा है, तो इस पर एक पूरी व्यापक चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। सबसे पहले मैं ये बताने का प्रयास करता हूं कि ये सरक्रीक बेसिकली है क्या। तो पहले हम समझेंगे थोड़ा बहुत जो इसकी ज्योग्राफी है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि एक्चुअल मुद्दा क्या है, और इसमें भारत का जो साइड है वो कैसे मजबूत बनता है। तो पहले तो हम ये देखेंगे पांडे जी की एक सिंपल भाषा में 96 किलोमीटर का एक ये नैरो टाइडल एस्चुरी है, और इंडिया के रान ऑफ कच्छ और पाकिस्तान के सिंध का बॉर्डर बनाता है सरक्रीक। पहली बात, एक क्रीक को हम अगर समझे कि क्या होती है, तो एक टाइडल वाटर बॉडी होती है, यानी हाई टाइड के समय में पानी अंदर की तरफ आएगा, लो टाइड के समय में पानी बाहर की तरफ जाएगा। तो पानी का जो डायरेक्शन है वो दो तरफा रहता है। हाई टाइड है तो पानी अंदर की तरफ आता है तो इनलेट हो जाता है, लो टाइड में पानी बाहर की तरफ जाता है तो बाई डायरेक्शनल रहता है फ्लो ऑफ वाटर। अब पाकिस्तान पूरे के पूरे सरक्रीक को डिमांड करता है। अच्छा, इंडिया कहता है नहीं नहीं, हम इसको मिडिल नेविगेबल पार्ट के तौर पे देखते हैं। अब ये क्या है, ये मैं आपको समझाऊंगा सिंपल। उसमें पहले हम देखते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ है। तो ये लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है कि सरक्रीक की ये जो लोकेशन है, ये आपको ओपनिंग देती है अरेबियन सी में। अरेबियन सी में ओपनिंग देती है तो हमको ये पता है कि वहां पे हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, यानी ऑयल, नेचुरल गैस, कई अदर रिसोर्सेज हैं जो कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं आने वाले समय के लिए। क्योंकि ऑयल की इंपॉर्टेंस जहां पे आती है, तो आपको मैं बता दूं कि रोजमर्रा के जीवन में 73 डिफरेंट यूसेजेस हैं हमारे खुद के जीवन में, जो हमें तक शायद पता नहीं होता कि आपके घर में जो अगरबत्ती भी जल रही है उसमें भी कहीं ना कहीं जो तेल यूज हुआ है वो भी इसी हाइड्रोकार्बन प्रोसेसेस के थ्रू ही निकला होता है। नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक फिशिंग ग्राउंड है, तो एक्वाकल्चर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1914 का बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आया था बाय द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिसके तहत ये बाउंड्री बनाता है सिंध प्रोविंस और कच्छ स्टेट के
बीच में, तो इसको ईस्टर्न बैंक कहा जाता है। तो पाकिस्तान 1914 का जो बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है उसको मानता है। भारत क्या करता है, भारत रिलाय करता है 1925 के एक जॉइंट सर्वे पे, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा आया था, जिसमें हम मानते हैं कि भैया ये नेविगेबल वाटर्स है, यहाँ पे आपके शिप्स आते हैं, बोट्स आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। इसके बाद क्या होता है, फिर आपके 1965 की वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसमें पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हारना पड़ता है, या हार का मुंह देखना पड़ता है। फिर 1968 में एक ट्राइब्यूनल बनता है जो कि कच्छ के जो बाउंड्री एरियाज हैं उनको डिमार्केट करता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि ये 1968 का जो ट्रिब्यूनल सेटअप होता है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात नहीं रहती। जबकि देखिए भारत आजाद हो चुका था, या हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, वो ज्यादा कहना बेहतर होगा। आजाद मैं नहीं मानता, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। ब्रिटिशर्स का दखल बहुत बाद में भी रहा था, और उसका सबसे बड़ा प्रूफ है ये 1968 का जो ट्रिब्यूनल, जो कि बना था कच्छ के एरिया को डिमार्केट करने के लिए, लेकिन इसे बनाया था ब्रिटेन ने। इसमें ग्रेट ब्रिटेन थर्ड पार्टी बना था। और इस पर बात सिर्फ रान ऑफ कच्छ पे हुई, सर क्रीक पे हुई ही नहीं। अब होता क्या है कि 1968 का ट्रिब्यूनल बन गया, उसके बाद अभी तक ये मामला चल रहा है। 96% जो इसका जो टेरिटोरियल क्लेम है वो भारत का है, भारत का ही है वैसे तो पूरा, लेकिन 96% का टेरिटोरियल क्लेम भारत का है, और 10% पाकिस्तान मानता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होते हैं कि आपके फिशरमैन भी क्रॉस कर जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको एक नेविगेबल वाटर एरिया है, तो फिशरमैन क्रॉस करते हैं, तो फिर अब फिशरमैन आते हैं या फिशरमैन की आड़ में आईएसआई के एजेंट्स आते हैं। ये भी भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है देखना, इसलिए वहां पे सख्ती बनाए रखना जरूरी है। भारत की साइड से बीएसएफ पेट्रोलिंग करती है, पाकिस्तान की साइड से रेंजर पेट्रोलिंग करती है। और पेट्रोलिंग वेसल्स के मामले में थोड़ा सा मामला शांत हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की साइड से बीएसएफ है और पाकिस्तान की साइड से रेंजर्स है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक्चुअली में जो सर क्रीक का मुद्दा है, पहले हम ये थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे इसमें कि इस सर क्रीक का इशू है क्या। ये एक तरीके के मार्शी लैंड है, दलदली क्षेत्र है, और ये एक बहुत ही रिच सोर्स है पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का। यहाँ पे वाइट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, तो ये फिशिंग का एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाता है। अभी गुजरात राज्य की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लॉज ऑफ बाउंड्री एंड फ्रंटियर्स है, इसमें भारत सरकार अपने नियम तय करता है। फिर लॉज ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स है। अब लॉज ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स के तहत ये कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे पास, जिसमें कि अगर कोई देश लोकेटेड है मार्शी रीजन में या दलदलीय क्षेत्र में, और अगर वो मार्शी क्षेत्र समुद्र है, तो उसको रिवर या वाटर बॉडी माना जाएगा। मैं अगेन इस बात को रिपीट कर देता हूं, ये आपके दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि लॉज ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स के तहत अगर कोई देश या कोई हिस्सा लोकेटेड है मार्शी क्षेत्र में या समुद्र में, तो जो मार्शी रीजन है या जो समुद्र है उसको रिवर या वाटर बॉडी माना जाएगा। अभी पाकिस्तान मानता है कि ये रीजन जो है कभी एक समय पे सी हुआ करता था। गौर कीजिएगा इस बात पे, पाकिस्तान सर क्रीक के मुद्दे पे मानता है कि ये रीजन कभी सी हुआ करता था, और क्योंकि ये सी था तो इसका जो क्षेत्र है जब इसका बंटवारा होगा तो आधा आधा होगा। अब अगर बंटवारा आधा हो जाता है तो पाकिस्तान पूरे रान ऑफ कच्छ पर अपना कब्जा स्थापित करना चाहता है। अगर हम ये मान ले कि ये सी था तो हाफ बाउंड्री जो है पाकिस्तान की आ जाएगी और हाफ तो फिर है भारत के पास आ जाएगी। लेकिन भारत कहता है ये सी नहीं था। भारत कहता है यहां पर कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में ये एक आइलैंड था, एक आइलैंड। जब एक आइलैंड है तो आइलैंड बिलोंग करेगा मेनलैंड इंडिया को। मेनलैंड इंडिया यानी आपका पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर वो क्षेत्र होता है जो कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है। भारत इसे आइलैंड मानता है। अब जब आइलैंड हुआ, मेनलैंड इंडिया का पार्ट हुआ, तो पाकिस्तान किसे क्लेम कर लेगा इसको। उसके बाद इसकी कुछ फाइन डिटेल्स ऐसी हैं कि अगर ये टर्शियरी आइलैंड होता तो ये शायद पाकिस्तान को मिल सकता था, लेकिन ये जो आइलैंड है ये प्री काम्ब्रियन पीरियड को बिलोंग करता है, और ये आइलैंड पेनिनसुलर इंडिया से कनेक्टेड है। अब क्योंकि ये पेनिनसुलर इंडिया से कनेक्टेड है तो फिर ये इशू पाकिस्तान सर क्रीक के मुद्दे को लेके चला गया कोर्ट में। पाकिस्तान वहां पे हार गया। कॉम्पनसेशन के तौर पे पाकिस्तान को थोड़ा बहुत छुटपुट 10% लैंड दे दिया गया। सर क्रीक के नीचे अगर आप ध्यान दे तो 2 एसेंशियल क्रीक और हैं जिनकी बात हो नहीं रही है भारतीय मीडिया में। मुझे नहीं पता क्यों, शायद उनके पास समय की कमी होगी।
उसमें एक आता है कोरी क्रीक, जहां पे फिशिंग डिस्प्यूट बहुत ज्यादा होता है इंडिया और पाकिस्तान के फिशरमैन के बीच में। तो जब भी मछुआरों की बात आप सुनते हैं कि मछुआरे पकड़े गए, पाकिस्तान की साइड से मछुआरे आ रहे थे, तो ये बेसिकली कोरी क्रीक का मुद्दा होता है। और फिर एक आता है आपका गोदिया क्रीक। अब ये क्रीक क्या होता है? तो क्रीक बेसिकली एक छोटा क्षेत्र होता है एस्चुरीज का। अब एस्चुरी अगर सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो एस्चुरी वो है कि नदियां जहां पे जाके, नदियों का माउथ होता है, नदियों के माउथ से मेरा अभिप्राय ये है कि नदियां जहां पर जाके खत्म होती है, समुद्र से मिलती हैं, उसको एस्चुरी कहा जाता है। यानी ये छोटा सा क्षेत्र जहां पे नदी खत्म हो रही है और समुद्र की शुरुआत हो रही है, उसको आप एस्चुरी कहते हैं। ये बहुत ही नैरो एस्चुरी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कोरी क्रीक जो है फिशिंग और कोरल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कोरी क्रीक की इंपॉर्टेंस में हम फिशिंग पे तो ध्यान देते हैं, यहाँ पे जो कोरल रीफ मौजूद हैं, ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भी भारत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है आगे आने वाले समय के लिए, जिस तरह से चाइना के लिए मालदीव्स इंपॉर्टेंट था। मालदीव्स में भी आसपास का जो क्षेत्र है, टापू देश है मालदीव्स, वहां पे भी कोरल रीफ्स की बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। और आने वाले समय में चीन की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर उसको एक्सप्लॉइट करती है, तो कैंसर से संबंधित जो दवाइयां बनती हैं उसमें कोरल रीफ्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये आपके दर्शकों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये तो बात रही पांडे जी, हमने कर ली आपकी सरक्रीक की। अब आते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर का जो ये मुद्दा था और नोटैम की जो ये पूरी बात हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर, सबसे पहले जब हम बात करें तो खाली पॉज हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। यानी कार्यक्रम या कार्रवाई कभी भी शुरू हो सकती है, जिसको लेके पाकिस्तान डरा बैठा है। भारत इसमें प्रिपेयर कर रहा है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी चेतावनी दे चुके हैं सरक्रीक पर। जयशंकर जी भी अपने विचार रखते हैं। हमारे आर्मी चीफ ने तो ये तक कह दिया था कि भैया अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी, कोई बड़ा एग्रेशन या कोई ऑफेंसिव, अगर उन्होंने कोई स्ट्राइक करने की कोशिश की या कुछ भी ऐसा गतिविधि करने की कोशिश की, तो पूरा भूगोल बदल दिया जाएगा। मिस्टर अमित शाह, हमारे देश के जो आदरणीय गृह मंत्री जी हैं, अगर आप देखेंगे तो नक्सलाइट्स की पूरी क्लेंजिंग पे लगे हुए हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के भीतर, छत्तीसगढ़ की जो धरती है वो बहुत ज्यादा मेटल्स और मेटालिक मिनरल्स में रिच है और रेयर अर्थ पोटेंशियल छत्तीसगढ़ में ट्रैप्ड है। ये रेयर अर्थ पोटेंशियल भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आगे खुद को कायम करना चाहता है, एक मजबूत देश के रूप में स्थापित करना चाहता है पूरे वैश्विक स्तर पे। अभी एक्सरसाइज त्रिशूल की ये घोषणा हुई है पाकिस्तान बॉर्डर के पास, 30 अक्टूबर से 11 नवंबर, जैसे कि आपने अभी वीडियो की शुरुआत में भी ये बोल दिया था कि 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ये चलना है। तो ये जो मोबिलाइजेशन हो रहा है, मिलिट्री मोबिलाइजेशन, अब सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि बात आर्मी की होती है, नेवी की होती है, एयरफोर्स की होती है। इन तीनों को जब हम मिला देते हैं तो हम उन्हें मिलिट्री कहते हैं। तो जब मिलिट्री की बात होगी तो आप हमेशा मान के चलिए कि इट्स काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज जहां तीनों की तीनों आपकी जो डिफेंस फोर्सेस है वो इन्वॉल्व है। अभी पाकिस्तान की जहां तक आप बात कर रहे थे, पाकिस्तान बड़ा खौफजदा हुआ पड़ा है, तो पाकिस्तान ने भी अपने सेंट्रल, जो पाकिस्तान क्षेत्र अगर आप अपने दिमाग में रखें, तो पाकिस्तान का जो सेंट्रल और सदर्न रूट्स है वो भी बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पे है। जी, आपने अच्छा किया ये मैप दिखा दिया, आपके दर्शकों को समझने में आसानी होगी। अब भारत ऑफेंसिव की तैयारी में है। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो एक तरीके से आपस में तालमेल बैठाए हुए हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि 1981 के अराउंड ऑपरेशन ब्रास्टेक्स हुआ था, जिसमें एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी और उसमें जनरल सुंदर जी की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के चलते कोई बहुत बड़ा कदम भारत नहीं उठा सका। संभवतः हो सकता था कि भारत, जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा बीच में जी बताएं, इंटरवीन करना चाहूंगा। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है ये बहुत हैवी मिलिट्री एक्सरसाइज है, और क्योंकि इसके लिए नोटम भी जारी करना पड़ा है, और दूसरा ये है कि इसके लिए पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से नोटम जारी कर दिया है। तो पाकिस्तान तो डरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है, किया गया, हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है कि जब भाई इतनी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, तो निश्चित रूप से जो दुनिया के बड़े देश हैं, जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, मेरा कहना अमेरिका के लिए है, अमेरिका या दूसरे देश जिनकी नजर इस पर रहेगी, तो ये मतलब क्या लग रहा है कि ये पाकिस्तान की ओर से
उकसावे की कोई कार्रवाई हो सकती है ऐसे में? पाकिस्तान के रूप से पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊँ पांडे जी, मैं इस पे पर्सनली क्या महसूस करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लान पूरा का पूरा पाकिस्तान खुद से नहीं कर सकता। ये इसके पीछे ज़रूर बड़ी ताकतों का हाथ है और इस समय कौन-सी बड़ी ताकत है वो हम सबको मालूम है, वो अमेरिका है और ये मानने में इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए भी आपको कहना चाहूँगा, मैं आपका थोड़ा-सा ध्यान आकर्षित करूँगा, मुझे पता है हमें इस मुद्दे पे आना है, लेकिन आप याद कीजिए अभी जो शर्म एल शेख में विज़िट हुई थी, जहाँ मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प के पीछे मेलानिया जी थी और फिर आपका शहबाज हाँ, शरीफ भी थे। लोगों का ध्यान भारत का मेलानिया जी की हँसी पे या हँसी रोकने का प्रयास वो कर रही थी, उस पे तो गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ पे शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो ये था कि शहबाज शरीफ खड़े थे डोनाल्ड ट्रम्प के पीछे और डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ पे आसिम मुनीर को भी याद करते हैं, माय फेवरेट फील्ड मार्शल और इस तरह से संबोधित करते हैं। और फिर ये कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है अब शांति बनी रहेगी और फिर डोनाल्ड ट्रम्प हँसते हुए देखते हैं शहबाज शरीफ की तरफ और शहबाज शरीफ भी ऐसे हँसते हुए उनको जवाब देते हैं जैसे कुछ कहना चाह रहे हो। मतलब जैसे शहबाज शरीफ की हँसी भी अगर आपने देखी होगी, तो कहीं न कहीं बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट भी ये मानते हैं कि ज़रूर कोई ना कोई खिचड़ी जो है वो पक रही थी। हुँ, कहीं न कहीं अमेरिका चाहता है कि भारत-पाकिस्तान के बीच में कोई कन्वेंशनल वॉर हो, जिसके तहत वो भारत को भी लेक्चर दे या सैंक्शन लगाने की प्रक्रिया में रहे और पाकिस्तान को फिर से एक बैटल ग्राउंड की तरह यूज़ किया जा रहा है। अब पाकिस्तान हम पे हाँ, अटैक करेगा, भारत भी एक रिटेलिएटरी अटैक करेगा। भारत अगर अगर हम एक बड़े कन्वेंशनल वॉर में फँस जाते हैं पाकिस्तान के साथ, तो ठीक वैसा ही होगा जैसे अमेरिका ने रशिया और यूक्रेन को फँसा रखा है। और अगर भारत फिर से यहाँ पे कोई जवाबी कार्रवाई करता है और हो सकता है उनके फिर से अगर कोई न्यूक्लियर वॉरहेड्स या आर्सेनल से उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि अभी मैं आपको बताऊं कि एएनआई को सीआईए के जेम्स किरिकाउ जो कि सीआईए के एजेंट रहे हैं, एक्स सीआईए के एजेंट रहे हैं, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया है 57 मिनट का, 1 घंटे का। उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कहीं ना कहीं जो शायद वो दर्शाना चाह रहे थे वो ये है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स पे तो अमेरिका का कब्जा है और ये शायद वो इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि वो ये जताना चाह रहे हैं कि भैया पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मुशर्रफ के टाइम पे भी बिकाऊ थी और हाँ, ये आसिम मुनीर के टाइम में भी बिकाऊ है। इसलिए आपने देखा होगा मैंने शर्म एल शेख का ज़िक्र इसलिए किया कि शर्म एल शेख में डोनाल्ड ट्रम्प डेलिबरेटली वहाँ पे जबकि वहाँ पे आप गाज़ा मुद्दे पे डिस्कशन करने गए हो, शांति का संदेश लेने की वहाँ पे कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे आप क्यों ज़िक्र करोगे आसिम मुनीर का? क्योंकि वही स्क्रिप्ट है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जिस तरह से वहां पे मुशर्रफ को पकड़ के रखा था, ठीक वही स्क्रिप्ट अब दोहराई जा रही है यहाँ पे। जो आपके ये डोनाल्ड ट्रम्प है, इन्होंने आसिम मुनीर को पकड़ के रखा हुआ है हुँ, और जरूर कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है भारत के विरोध में, जो इन्होंने खिसियानी हंसी की जो मैंने बात अभी करी आपसे कि शाहबाज शरीफ हंस रहा था उनको देखते हुए, तो कोई ना कोई वहीं पे कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी। तो मेरे ख्याल में तो यही है कि अमेरिका चाहता है किसी तरह से भारत कन्वेंशनल वॉर में जाए, फिर उस पे सैंक्शंस लगे, फिर यूएनओ इस मुद्दे पे कूद जाए और भारत को हर कोई मॉरल साइंस का लेक्चर देने आ जाएगा वहाँ पे। तो मुझे लगता है ये है पांडे जी। जी, आप अगर और कुछ पूछिए मैं मैं इस पे दरअसल एक्सटेंड मैं करूँगा। ये मैं अमेरिका का जो रवैया है उस पर थोड़ा बात करना चाह रहा था कि जैसे जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जैसे इंडिया जी, जब पाकिस्तान हमारे वहां पहलगाम में हमला करके आतंकवादी हमला करवा के 26 लोगों को मार देता है, तो उस पर तो बड़ी एक हल्की सी निंदा आ जाती है, मतलब कोई उसको बहुत ज्यादा अमेरिका क्रिटिसाइज नहीं करता। लेकिन हुँ। जब भारत रिटेलिएट करता है तो भारत से कहा जाता है आप संयम से काम लें, आप शांति बनाए रखें। तो सारी नसीहत भारत को ही होती है। जी, जी। ये सारी नसीहत भारत को जो थी पांडे जी, ये इस वजह से थी कि ऑपरेशन सिंदूर में जो 11 ठिकानों पे भारत ने हमला किया, वो तो किया ही किया। उसके बाद 155 से ज़्यादा पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। उनके आतंकवादियों के गढ़ खत्म हो गए। फिर भी आप भारत की तरफ से एक मानवीयता का एक पक्ष ये देखिए और ये मुझे पता है कि इस पे चर्चा वेस्टर्न मीडिया तो खैर नहीं करेगा कि भारत ने ये हमला रात को क्यों किया? भारत ने ये हमला रात को इसलिए किया क्योंकि मदरसे में बच्चे सुबह जाते हैं पढ़ने के लिए। सुबह के समय अगर भारत हमला करता तो हो सकता है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी मारे जाते। जिन बच्चों को खैर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी वहाँ ब्रेन वॉश करने में लगी हुई है और न जाने क्या-क्या पढ़ा रही है भारत के विरोध में। लेकिन भारत ने रात को जो हमला किया वो इसी वजह से किया।
और भारत के हमले में वहां पे क्या सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हुआ है? नुकसान तो अमेरिका को भी हुआ है, क्योंकि जैसा जेम्स किरिकाउ बता रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर मटेरियल पे तो अमेरिका का कब्जा है, और वही न्यूक्लियर वॉरेट्स हमने फोड़े भी थे। भारत की सरकार, मतलब हमारी जो एयरफोर्स ने कार्रवाई की थी, उसमें किराना हिल्स शायद नाम है उस जगह का, किराना हिल्स, सरगोदा किराना में। हिल्स नाम था। फिर उसके बाद इनका कौन सा था एयरफोर्स का अड्डा जहां पे नूर अटैक खान, हुआ है नूर पाकिस्तान खान, में? हाँ, नूर खान बेस जी, रावलपिंडी। हाँ। नूर खान रावलपिंडी में जो अटैक हुआ था, वहां पे कई अमेरिकन इंजीनियर्स और सैनिक भी मारे गए हैं जो उसकी देखरेख में थे। तो ये भी चिड़ अमेरिका लेके बैठा है, और पब्लिकली इसे बोल नहीं सकता, क्योंकि पब्लिकली अगर ऐसा बोलेगा तो अमेरिका के भीतर से ही आवाज उठने लगेगी कि हम क्यों दूसरे मुद्दों के हम क्यों दूसरे देश के मुद्दों पे उलझना पसंद करते हैं, हमारा क्या मतलब है? क्योंकि अमेरिका की डेमोक्रेसी में राष्ट्रपति को जवाब देना पड़ता है, वो भी कमांडर इन चीफ है आर्म फोर्सेस का, उनको जवाब देना पड़ता है कि ये कैसी नीतियां हैं कि हमारे सैनिक किसी देश में वॉर की अवस्था में नहीं है लेकिन फिर भी मारे जा रहे हैं। तो ये एक चिड़ है अमेरिका की। तो अमेरिका चाहता है कहीं ना कहीं कि एक कन्वेंशनल वॉर में उलझे, और भारत को तो नसीहत हर कोई देता है, क्योंकि पुरानी जो सरकारें रही हैं उन्होंने हमेशा से नसीहतें ली हैं। आपको याद होगा 2008 का जो अटैक हुआ था मुंबई में, ताज में हुआ था, फिर वहां पे एक होटल ओबरॉय है वहां हुआ था, एक कोई मैरीपोल्ड कैफे करके था वहां पे अटैक हुआ था। इतने बड़े अटैक के बाद भारत के जो पुराने प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं पाकिस्तान पे। वो चिदम्बरम ने कहा तो था इंटरव्यू में, पी चिदम्बरम जी ने कहा कि हम रिटेलिएट करना चाहते थे, हमारे एयरफोर्स के चीफ ने बात भी की थी, लेकिन उस वक्त कॉन्डोलीजा राइस जो अमेरिका की विदेश मंत्री थी वो भारत आई और उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, मनमोहन सिंह से मुलाकात की और कहा कि प्लीज इसका जवाब न दें। तो भारत दबाव में आ गया था। और ये लोग, अब ये राहुल गांधी क्या कहता है कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी, मतलब इस जी तरह जी का ये बराबर। सरेंडर किसने किया था उस समय? सरेंडर किया था मैं वो वही मनमोहन सिंह की सरकार ने, जिसकी जी डोर, जिसकी लगाम जो है सोनिया गांधी के हाथ में थी। जी जी जी, और ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऑपोजिशन को आज की डेट में देखिए डर क्या है। ऑपोजिशन से आप समझ रहे हैं मैं किस पार्टी की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। उनको चिंता सबसे बड़ी यही है कि जिस तरह से जो ऑपोजिशन के लीडर हैं वो जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देते हैं, जिस तरह से बिहेव करते हैं, जिस तरह की बातें बोल देते हैं, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये डर है कि ये जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हमारे पास है, कहीं ये भी हमारे हाथ से ना निकल जाए। जिस तरह से भारत ने, आपको क्या लग रहा है ये जो भारत की वैश्विक पटल पे इतनी जो चर्चा हो रही है, जापान से लेके, साउथ कोरिया से लेके, रशिया से लेके, यूक्रेन से लेके, अजरबैजान से लेके, आप कई देशों के मीडिया चैनल्स को देख सकते हैं। आज के डेट में तो अंग्रेजी अनुवाद यूट्यूब पे बड़ी आसानी से हो जाता है, हिंदी अनुवाद हो जाता है, तो उनकी बातें हम समझ सकते हैं। भारत की वैश्विक पटल पे जो चर्चा हो रही है वो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि अब आप मजबूत सैन्य कार्रवाई करके जवाब दे रहे हैं अपने दुश्मनों। बिल्कुल। भारत का कहीं भी कोई भी एनिमी है तो उसको जवाब दिया जाएगा, वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा दिया जाएगा, हमारी इंटेलिजेंसिया के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन इंसान बचेगा नहीं जो भारत के विरोध में रहेगा या जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहेगा। फिलहाल ये जो नोटेम वाली जो आपने बात की, इसमें ये आप देखिए कि नोटेम का जो अरेबियन सी में गुजरात और मुंबई के पास 24 से 27 अक्टूबर के बीच में ये नेवी युद्ध अभ्यास कर रहा है। उसके बाद कर्नाटका के पास 25 से 27 अक्टूबर तक एक कार्यक्रम है। और आप ये भी देखिए कि ये जो नेवी की जो ये ड्रिल्स हो रही हैं, ये जो एक्सरसाइजेस हो रही हैं, इनसे टर्की परेशान है। टर्की तो आईएनएस त्रिकंड से ही परेशान हो गया वहां पे। चाइना परेशान है, आपके पोटेंशियल को हर कोई देख रहा है। पाकिस्तान में तो वैसे ही डर है। अब भारत ये समझने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से क्या कराची पोर्ट की एक्टिविटीज को रोका जा सकता है। देखिए, किसी भी देश में हम ये मानते हैं कि बहुत सारे शहर होते हैं महत्वपूर्ण। अगर पाकिस्तान की बात हम करें तो इस्लामाबाद वहां की राजधानी है। वहां पे जो मिलिट्री का जो कमांड है वो आपका रावलपिंडी में है। लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल क्या है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल है कराची। और अगर फाइनेंशियल कैपिटल को नुकसान पहुंचाया जाता है या पहुंचता है, अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई ऐसी गतिविधि करता है जिससे भारत की सरकार या भारत की फोर्सेस फिर कोई रिटेलिएटरी मेजर लेती है या एक्शन लेती है, तो अगर पाकिस्तान के कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है या नुकसान पहुंचाया जाता है तो उनकी इकोनॉमी को नुकसान होगा।
अगर उनकी इकोनॉमी को नुकसान होगा तो इकोनॉमी से ही तो पैसा आप जनरेट करते हैं रेवेन्यू के फॉर्म में, फिर आप उससे डिफेंस बनाते हैं। डिफेंस का बजट जब आप तय करते हैं तो आपको पता ही पाकिस्तान के बजट में तो 70 से 75% जो बजट है वो तो आपकी डिफेंस ले जाती है, फौज ले जाती है। अगर आपकी इकोनॉमी ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो कैसे फिर आपका डिफेंस मजबूत होगा? अभी मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो गप मारी थी कुछ दिनों पहले कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की है, वो मुझे लगता है सपने में बात करते हैं शायद प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की है और मैंने उनको कहा है कि भारत जो है पाकिस्तान पे कोई अटैक नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान ने हल्की सी भी कोई गतिविधि अपनी तरफ से करने की कोशिश की तो ये ट्रंप के क्लेम को जो है पूरी तरह से गलत साबित करके रहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और उनको करना भी चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर हो जाती है, मान लीजिए खुदा ना खास्ता, मतलब कोई नहीं चाहता वॉर हो, लेकिन अगर एक बड़ा ऑफेंसिव मेजर भारत ले लेता है तो पाकिस्तान ने तो सऊदी के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया हुआ था, तो सऊदी को 25,000 सैनिक भेजने वाले थे, आप कहां से भेजेंगे? आपने पैसा तो ले लिया सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया की सुरक्षा जो है, जो यमनीज फोर्सेस से जो लड़ने की बात होती है कि हम आपके साथ हैं, 25,000 सैनिक भेजने वाले थे आप, तो कैसे भेजेंगे आप? हमें आप वॉर में उलझाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप वॉर में उलझ गए तो आप सऊदी की सहायता कैसे करेंगे जिससे आप पैसा लेके बैठे हैं? चीन से भी आप पैसा ले लेते हैं, वो अलग है, वो आप डकार गए। और अभी अगर आप एक चीज देखें कि डियागो गार्सिया जो आइलैंड है, जो कि कभी ब्रिटेन के कब्जे में हुआ करता था, जो आज की डेट में अमेरिका ने उसे लीज में ले रखा है, वहां से पीएलआई पोसेडन के जरिए यूएसए सर्विलांस कर रहा है इस पूरे क्षेत्र में कि भारत की तरफ से क्या रिटेलिएटरी मेजर, मतलब क्या स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स हो सकता है, क्या रिटेलिएटरी मेजर लिया जा सकता है अगर पाकिस्तान कोई गतिविधि करता है तो। उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो शमशाद मिर्जा जो कि पाकिस्तान के एक जनरल हैं, जिनके संबंध में आपने एक वीडियो भी बनाई थी और बताया था कि किस तरह की उन्होंने बात करी है, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि ये ढाका गए 24 अक्टूबर को, रेडिसन में रुकेंगे। इन्होंने अपनी एक टीम बनाई है जिस टीम के जरिए ये चिकन स्नेक का दौरा करना चाहते हैं और सिलेट कैंटोनमेंट को भी ये ऑब्जर्व करना चाहेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यूएसए जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स चाहता है म्यांमार के, ये यूएसए का हमेशा से रहता है। और भारत काफी गंभीर है, जैसे मैंने कल के एक वीडियो में आपसे बात कही थी कि भारत ये जो जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था, वो जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था ताकि विदेशी ताकतें अगर कभी भारत पे कोई दबाव बनाने की कोशिश करती हैं, कोई टैरिफ लगाने की बात करेंगी, तो हम उन्हें अपनी डोमेस्टिक मार्केट का जोर दिखा सकते हैं। ठीक उसी तरह से एक बात मैं कहना चाहता था, शायद मैं स्किप कर गया कल, वो ये है कि लोग कंप्लेन करते हैं ये जीएसटी की दरें बहुत ज्यादा हैं, 18% है, 25% है। आज आपको समझ में आया वो जीएसटी की दरें ज्यादा क्यों थी? वो इसीलिए थी ताकि हम अपने डिफेंस को मजबूत कर सकें। अभी नेवी का बिल्डअप हो चुका है। अब एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, इससे पहले आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाए, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि दीपावली पर प्रधानमंत्री मोदी का जाना, आईएनएस विक्रांत युद्धपोत के जरिए एक संदेश देना पाकिस्तान को। देखिए, दीपावली की भूमिका यह है कि दीपावली में प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। रावण अगर देखा जाए तो एक एक्सटर्नल एनिमी था। प्रधानमंत्री जी ने दीपावली को ही क्यों चुना? दीपावली को चुनने के पीछे यही रीजन था कि राजा राम ने, जो भारत की आत्मा में है, कण कण में है, प्रभु श्री राम, उन्होंने रावण का वध किया, जो कि श्रीलंका का राजा था, जो कि एक एक्सटर्नल एनिमी था हमारा। उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि दीपावली पे अब मैं संदेश दे रहा हूं कि मेरे जो एक्सटर्नल एनिमीज हैं उनको मैं कैसे जवाब दूंगा। अगर देखा जाए कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की, अभी मैं एक पाकिस्तान के बड़े ही दानिश्वर शख्स हैं परवेज खुदबॉय, उनका मैं उनकी एक बातचीत में सुन रहा था, उसमें उन्होंने खुद ये बात मानी है कि ये जो आसिम मुनीर कर रहे हैं, और खुल के उन्होंने ये बात बोली है कि आसिम मुनीर तो अमेरिका को ये कह रहे हैं कि हमारे जो ये बलूचिस्तान में जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, जिनमें नेचुरल गैस, ऑयल का पोटेंशियल है, ये अमेरिका को बाद में दिया जाएगा, जिससे बलूचिस्तान काफी ज्यादा गुस्से में है कि ये तो बलूचिस का लैंड है, तो आप कैसे इसमें जो है इसके सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं आप अमेरिका को बेच आएंगे। अभी आप देखेंगे कि कनाडा के जो पीएम है माइक कार्नी, उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने अपने नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पे रोनाल्ड रीगन का एक एंटी टेरिफ और एंटी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से रिलेटेड एक एड चला दिया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा गुस्सा हो गए कि कनाडा के साथ उन्होंने सारे के सारे ट्रेड नेगोशिएशंस कैंसिल कर लिए।
आप देखेंगे कि ट्रम्प जिस तरह की नीतियां अपना रहे हैं, उससे हर कोई नाखुश है। पाकिस्तान को अगर ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प के ज़रिए हमको कोई सहायता मिल जाएगी, तो देखा जाएगा। ये पूरा लबो-लुआब है पांडे जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये बहुत कुछ चल रहा है। देखते हैं कि अब ये मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू होती है तो फिर आगे क्या इसका नतीजा देखने को मिलता है। अच्छा है पाकिस्तान में खौफ बना रहे, और पाकिस्तान में खौफ बना रहे हैं। और मैं एक बात और कहूंगा जाते-जाते पांडे जी, कि ढाका के अंदर एक आईएसआई का भी एक चीफ मारा गया है। ढाका के अंदर आईएसआई का भी एक आदमी मारा गया है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा एक बड़ी दुखदाई घटना है, जिस पर जिक्र शायद कभी हम बाद में करेंगे, कि लखनऊ से ब्रह्मोस के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले भारत के एक इंजीनियर की भी हत्या हुई है। अब हत्या में कहा जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट है, लेकिन उनके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि उनकी तो कोई हिस्ट्री नहीं थी ऐसी कोमॉर्बिडिटीज वाली। तो इसके पीछे भी क्या सीआईए का हाथ है, या उन लोगों का हाथ है जो नहीं चाहते कि भारत डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़े? भाई सीआईए तो ये काम कराता ही रहा है। जो हमारे परमाणु वैज्ञानिक थे भाभा साहब, होमी जहांगीर, उनकी हत्या उन्हीं ने करवाई थी। जी सीआईए का हाथ था इसमें। तो सीआईए तो करता रहता है, अमेरिका का डीप स्टेट ये सब करता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। हम इस पर फिर बात करेंगे, अभी थोड़ा बातचीत लंबी हो जाएगी। और जी वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया।